लास्ट क्लास में हमने मैलोक, कैलोक और फ्री फंक्शन को डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को मेमोरी अलॉट करवाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे को डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवाएं। तो देखो, जब भी बात एरे की होती है तो एरे बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप एलिमेंट्स stored in वन नेम। मतलब एक नेम में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं और वो मल्टीपल वैल्यूज किस टाइप की होती है? सिमिलर टाइप की होती है। मतलब एरे हमेशा किस टाइप का कलेक्शन होता है? होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। किस टाइप का कलेक्शन होगा? होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा। अगर एरे को डिक्लेयर करने की बात आए तो एरे के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हम लिखते हैं एरे का नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं उसकी साइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, लेट्स से इंटीजर, और एरे का नाम हम रख लेते हैं ARR और कैपेसिटी या साइज हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर 6 मेंशन कर देते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से एरे बनाते हैं तो जो एरे की साइज होती है वो हमेशा कंपाइल टाइम पे नोन होनी चाहिए। ये वाली जो साइज है वो हमेशा कंपाइल टाइम पे हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यू गिवन होगी वो हमेशा या तो लिटरल गिवन होगा या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस साइज की जगह यहाँ पर कभी भी कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर ये चाहो कि मैं यूजर से यहाँ पर साइज की वैल्यू इनपुट करवाऊं और उसके बाद ये वेरिएबल यहाँ पर पास करूं, तो ये एरे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो साइज यहाँ पर होगी एरे की वो कब पता लग जानी चाहिए? कंपाइल टाइम पे पता लग जानी चाहिए। और जो मेंशन करोगे या तो आप लिटरल मेंशन करोगे, और ऑब्वियसली जो लिटरल होगा वो हमेशा कैसा होगा? इंटीजर लिटरल होगा। जैसे आपने साइज मेंशन कर दी, 5 मेंशन कर दी, आपने 10 मेंशन कर दिया, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो आपने यहाँ पर एक एरे बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? ARR, और कैपेसिटी क्या मेंशन की है? 6। और वो किस टाइप का एरे है? इंट टाइप का एरे है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक नेम है आपके पास ARR, और उस एक नेम में आप 6 इंट टाइप की वैल्यू का क्या करने वाले हो? कलेक्शन करने वाले हो। अब एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए? 2 बाइट मेमोरी चाहिए। तो 6 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए टोटल 12 बाइट मेमोरी हमें चाहिएगी। तो एरे के केस में जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। तो यहाँ से आपको जो 12 बाइट का ब्लॉक होगा वो 12 बाइट का ब्लॉक लगातार में आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो ये 12 बाइट का ब्लॉक आपको लगातार में मिला, और ये 12 बाइट का ब्लॉक 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर एक ब्लॉक का नाम क्या रहेगा? ARR। हर एक ब्लॉक का नाम यहाँ पर क्या होगा? ARR। जब हर एक ब्लॉक का नाम ARR रहेगा तो हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्स का। और एरे की इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। तो ये ARR ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जहां पर भी ये 12 बाइट का ब्लॉक बनेगा, उस वहां पर उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होगा, और जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस एड्रेस। मान के चलो कि वो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस क्या है? 1000। तो ये कितने बाइट का ब्लॉक है? 2 बाइट का ब्लॉक। तो इसके आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 1002। फिर ये 2 बाइट का ब्लॉक है, आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस 1004, 1008, 1010 एंड 1012। हमें ये भी पता है कि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट पॉइंटर। अपने आप में क्या होगा? कांस्टेंट पॉइंटर। और उस कांस्टेंट पॉइंटर के पास हमेशा क्या रखा हुआ होता है? एरे का बेस एड्रेस। और इस एरे का बेस एड्रेस क्या है? यहाँ पर 1000, और इसको पॉइंट कर रहा होता है। मतलब एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का सीन मेमोरी में क्रिएट होगा।
एरे का नेम कांस्टेंट पॉइंटर है जिसके पास क्या रखा हुआ है, यहाँ पर बेस एड्रेस रखा हुआ है। फिलहाल ये हमारा एक अनइनिशियलाइज एरे था, तो इसमें क्या रखा हुआ है, हमारे पास गार्बेज रखा हुआ है। ये वाला सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ। मैं एक बार इसको इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर डेटा डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। लेट्स से हमने लिखा 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। तो हमने क्या किया, इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवा दिया। तो यहाँ पर डेटा क्या आएगा, 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। अब एक अलग सिनेरियो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है नम नाम से, और उस नम वेरिएबल को हमने वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की है 15। फिर हमने एक पॉइंटर टू इंट बनाया है ptr नाम से, और इसको हमने एड्रेस दिया है किसका, नम का। तो हुआ क्या होगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं पर ये नम बना होगा। मान के चलो कि इसकी जो नम की जो मेमोरी लोकेशन है वो है 1560। अब ये पॉइंटर वेरिएबल कहीं ना कहीं ptr बना होगा। मान के चलो कि इसकी मेमोरी लोकेशन है 6000, और नम की मेमोरी लोकेशन किसको मिल जाएगी, ptr को मिल जाएगी। तो 1560 और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और नम को हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या वैल्यू दी है, 15 वैल्यू दी है। अब देखो जब भी हम नम के एड्रेस की बात करते हैं तो इसका बेस एड्रेस क्या है, 1560। तो इसके आगे वाला जो ब्लॉक है 1561 वो भी तो इसी के लिए रिजर्व है, और उसके आगे भी तो मेमोरी होगी 1562, उसके बाद 1563, इस तरीके से। और सेम सिलसिला यहाँ पर चल रहा होगा कि पीटीआर का क्या है 6000, तो 6000 और 6001 ये दोनों तो किसके लिए है, पीटीआर के लिए। और उसके आगे वाला जो ब्लॉक होगा वो कितना होगा 6002, और ये सिलसिला यूं आगे चलता रहेगा। इस तरीके से मेमोरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर, या इस तरीके से मेमोरी यहाँ पर इनको मिलेगी। अब अगर मैं कहीं पर स्टेटमेंट लिखता हूं कि जो नम है, नम असाइन नम प्लस 1, इसका क्या मतलब है कि जो नम है उसकी वैल्यू में एक ऐड करके वापस से किसको दे दो, नम को दे दो। बेसिकली ये नम प्लस प्लस के इक्विवेलेंट है। तो नम की वैल्यू क्या है 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16, और ये 16 अब किसके पास चला जाएगा, नम के पास चला जाएगा। तो जो नम की नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर नम की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। जिस तरीके से हमने यहाँ पर नम की वैल्यू को 1 से बढ़ाया है, क्या मैं इसी तरीके से पीटीआर की वैल्यू को 1 से बढ़ा सकता हूं। जैसे हमने लिखा पीटीआर असाइन पीटीआर प्लस 1, तो अभी पीटीआर में वैल्यू क्या है 1560, और 1560 में जब आप 1 बढ़ाओगे तो होना क्या चाहिए 1561। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम पॉइंटर के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। जब भी हम पॉइंटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो आपके पास कोई भी पॉइंटर है, और उस पॉइंटर में आप क्या ऐड करना चाहते हो, एन ऐड करना चाहते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप फिलहाल अभी जहां पर हो उससे एन कदम आपको क्या करना है, आगे जाना है। आप अभी जहां पर हो उससे एन कदम आपको आगे जाना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा पीटीआर प्लस 1, मतलब अभी आप जहां पर भी हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, 1 कदम। अब आपका 1 कदम कितने बाइट का है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंटर किस टाइप का है। फिलहाल आपका जो पीटीआर है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो आपका 1 कदम कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। अगर यही पीटीआर अगर कैरेट टाइप का होता तो आपका कदम कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का आपका कदम होता है। अगर यही पीटीआर फ्लोट टाइप का होता तो फिर आपका 1 कदम कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता। मतलब अगर ये फ्लोट होता तो इसमें 1 बढ़ाने का मतलब है कि आप 4 बाइट से आगे जंप करो। फिलहाल ये इंटीजर है तो 1 कदम का मतलब कि आप इसमें 2 बाइट आगे बढ़ा दो। तो जब भी आप पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करते हो और आपने पॉइंटर प्लस एन लिखा, इसका मतलब होता है कि जो आपका पॉइंटर है उस पॉइंटर में आपको क्या ऐड करना है, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर मल्टीप्लाई बाई एन। जैसे फिलहाल वाली सिचुएशन में आपने लिखा है पीटीआर असाइन पीटीआर प्लस 1,
तो पीटीआर में वैल्यू क्या है फिलहाल 1560, क्या वैल्यू है 1560। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1560 प्लस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर। अब आपका ये पॉइंटर कैसा था, पॉइंटेड टू इंट, और पॉइंटेड टू इंट की साइज क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई एन, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि आप कितने कदम आगे जाना चाहते हो, एक कदम। तो ये हो जाएगा 1560 प्लस 2, दैट इज 1562। अगर यही आप ऐसा लिखा हुआ होता कि पीटीआर असाइन पीटीआर प्लस 4, तो इसका मतलब है कि आप जहां पर हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, 4 कदम आगे चले जाओ। मतलब मान के चलो कि अगर उसका बेस एड्रेस 1560 था, तो पॉइंटेड टू इन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाता 1560 प्लस 8, दैट इज 1568। तो जैसे आप इस पॉइंटर में 4 कदम आगे जाओगे तो नई मेमोरी लोकेशन आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1568 है। तो जब भी आप पॉइंटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं होते हैं। उसका सिंपल सा रूल होता है कि आपका जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपका पॉइंटर किस टाइप का है उसकी साइज से, और आप कितने कदम आगे जाना चाहते हो। अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा, अगर हो सकता है कि आप जहां पर हो उससे इतने कदम आप पीछे भी तो आ सकते हो। जब आप इतने कदम पीछे आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो पॉइंटर अर्थमेटिक के साथ में पॉसिबल नहीं है। जब भी आप पॉइंटर अर्थमेटिक करोगे तो सिर्फ 3 ही ऑपरेशन आपको यहाँ पर अलाउ होते हैं, या तो आप एडिशन कर सकते हो, या आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या फिर आप डिवीजन कर सकते हो। आप कभी भी पॉइंटर अर्थमेटिक के साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब भी आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो डिवीजन ऑपरेशन नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। जब भी आप पॉइंटर के साथ में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि दो जो पॉइंटर है, ठीक है, आप ऐसा तो कभी लिख ही नहीं पाओगे कि जो आपका पॉइंटर है इस पॉइंटर को डिवाइड करना है किससे, 2 से, ये तो मुमकिन ही नहीं है। दो पॉइंटर जब होंगे सेम टाइप के, उन दो पॉइंटर को आपस में डिवाइड कर दोगे, और दो पॉइंटर को जब आप आपस में डिवाइड करोगे तो वहां से जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि इन दोनों पॉइंटर के बीच में कितने कदम का डिफरेंस है। हो सकता है कि वैल्यू पॉजिटिव में आए तो आप बोलोगे कि पहले वाला जो पॉइंटर है वो आगे की मेमोरी को लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और वैल्यू नेगेटिव में आए, इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो सिर्फ 3 ही ऑपरेशन अलाउ होंगे यहाँ पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। डिवीजन हमेशा दो पॉइंटर का होगा। डिवीजन हमेशा क्या होगा, दो सेम टाइप के पॉइंटर का होगा। जबकि आप पॉइंटर में इंटीजर ऐड भी कर सकते हो और पॉइंटर में से आप इंटीजर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आप पॉइंटर में इंटीजर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब हम वापस से यहाँ पर चलते हैं। तो आपने यहां पर लिखा कि पीटीआर असाइन पीटीआर प्लस 1। पीटीआर में क्या है 1560, एक कदम आगे जाओगे मतलब 2 बाइट, और जैसे आप 2 बाइट यहां पर जंप करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1562, और जैसे यहां पर 1562 आएगा ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना बंद करेगा, और इसके जस्ट आगे वाली मेमोरी लोकेशन को ये क्या कर देगा, पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई तो फिर हम आगे मूव होते हैं, और अब हम एरे के कंटेक्स्ट में ये वाला सीन देखते हैं कि एरे के केस में ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर वो जो सेम पॉइंटर वेरिएबल बनाया था पीटीआर नम असाइन लेट से 15, एंड फिर हमने लिखा था पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ नम, और फिर अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते थे प्रिंटफ परसेंट डी एंड डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर, तो ये बात हमें पता है कि पीटीआर के पास किसका एड्रेस है, नम का एड्रेस है, मतलब उस वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, ऑब्वियसली 15 रखा हुआ है। तो यहां से हमें क्या मिलता था, 15 मिलता था। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, लेट से प्रिंटफ परसेंट डी एंड ARR प्लस 2 ARR प्लस 2 का डी रेफरेंस। ठीक है, तो यहां से समझना बात को, हमने लिखा है ARR प्लस 2 का डी रेफरेंस। तो पहली बात तो ये कि डी रेफरेंस हमेशा किसका होता है, एड्रेस का होता है। मतलब इन ब्रैकेट के बीच में जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, मेमोरी लोकेशन। तो बताओ ARR में क्या रखा हुआ है, 1000, क्योंकि एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता है,
जिसके पास एरे का क्या रखा हुआ होता है, बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। तो ARR में क्या है, 1000 प्लस 2 का डी रेफरेंस। अब आप ऐड करना चाह रहे हो किसमें, पॉइंटर में, और जब भी आप पॉइंटर में ऐड करोगे तो नॉर्मल तरीके से एडिशन थोड़ी होगा, नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जहां पर हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, 2 कदम आगे चले जाओ। और आपका एक कदम कितने बाइट का है, 2 बाइट का, क्योंकि आपका जो एरे है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का डी रेफरेंस। फिर आप आगे लिखोगे डी रेफरेंस ऑफ 1000 प्लस 4। फिर आप लिखोगे डी रेफरेंस ऑफ 1004। मतलब 1004 वाले लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, 33। और यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता, प्रिंटफ %d एंड ARR ऑफ 2, तो यहां से भी रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 33 मिलता। मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, 33 रखा हुआ है। तो यहां से कंक्लूजन हमें क्या मिला, कंक्लूजन हमें यह मिला कि जो आपका सबस्क्रिप्ट नोटेशन होता है, सबस्क्रिप्ट नोटेशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंटर नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट नोटेशन का मतलब जैसे आप लिखते हो ARR ऑफ i, इस ARR ऑफ i को आप डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस i लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। आपके पास अगर कहीं पर ARR प्लस i का डी रेफरेंस है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको सबस्क्रिप्ट नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपका एरे नोटेशन किस में कन्वर्ट हो सकता है, पॉइंटर नोटेशन में, और आपका पॉइंटर नोटेशन किस में कन्वर्ट हो सकता है, एरे नोटेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो अब हम डीएमए के थ्रू वन डायमेंशनल एरे को मेमोरी अलॉट करवा के हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लिखा है कि टू अलोकेट मेमोरी फॉर वन डायमेंशनल एरे वी कैन यूज आइदर मेलोक और कैलोक। हम दोनों फंक्शन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मेलोक का यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम कैलोक का यूज कर सकते हैं। इनमें दो मोटा माटी डिफरेंस होता है कि जो मेलोक होता है वो सिंगल ब्लॉक अलॉट करके देता है, और जो आपका कैलोक होता है वो मल्टीपल ब्लॉक आपको अलॉट करके देता है सेम टाइप के। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो मेलोक के थ्रू जो ब्लॉक बनता है वो अनइनिशियलाइज्ड ब्लॉक होता है, और उसमें डिफॉल्ट क्या रखा हुआ होता है, गार्बेज रखा हुआ होता है। जबकि केलॉग जो मल्टीपल ब्लॉक आपको सेम साइज के बना के देगा, उनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 से उनको इनिशियलाइज कर देता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि जब जब आप एरे को मेमोरी अलॉट करवाओ या जब भी आप मल्टीपल ब्लॉक आप क्रिएट करवाओ तो आपको हमेशा किसका यूज करना चाहिए, कैलोक का यूज करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मेलोक कैलोक में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप मेलोक का यूज करो या फिर कैलोक का यूज करो। फिर लिखा है कि व्हेन ए डायनेमिक एरे इज क्रिएटेड टू डिफरेंट मेमोरी एरिया आर इन्वॉल्व। मतलब कि जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एरे को मेमोरी अलॉट करवाओगे तो दो मेमोरी एरिया यहां पर इन्वॉल्व होंगे, एक आपका स्टैक और दूसरा आपका हीप। जो हीप वाला रीजन होगा उसमें आप या तो मेलोक के थ्रू या फिर कैलोक के थ्रू मेमोरी को क्या करवाओगे, अलॉट करवाओगे। तो जो अननेम्ड आपको ब्लॉक मिलेगा वो कहां पर जाएगा, हीप वाले एरिया में। और उस अननेम्ड ब्लॉक का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर। और वो पॉइंटर जो होगा वो हमेशा कहां जाएगा, आपका स्टैक में जाएगा। यहां पर क्या रखे हुए होंगे, आपके पॉइंटर वेरिएबल रखे हुए होंगे। आगे डिस्कस करते हैं कि वंस मेमोरी इज सक्सेसफुली अलोकेटेड, या तो आप मेलो का यूज करोगे या कैलो का यूज करोगे, और उनके थ्रू जब सक्सेसफुली मेमोरी अलॉट हो गई तो द डायनेमिक एरे बिहेव एग्जैक्टली लाइक ए नॉर्मल एरे। मतलब कि जो आपका डायनेमिक एरे बना है उसका जो बिहेवियर होगा वो सेम किसकी तरह होगा, आपके नॉर्मल एरे की तरह होगा। मतलब आप ये इतना ही तो काम करने वाले हो। अरे अब अभी क्या हो रहा है कि जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन आपको कहां मिल रहा है, स्टैक में मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, जैसे इसको डायनेमिकली अलॉट करवाओगे तो ये वाला ब्लॉक तो आपको कहां मिलेगा, हीप में। और इस वाले ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करने के लिए फिलहाल ये क्या बनाया था आपने, एरे का नेम। अब इस एरे के नेम की जगह क्या करवाना है, आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, और वो पॉइंटर वेरिएबल इसके मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, होल्ड। जहां पर ये पॉइंटर वेरिएबल तो बैठा होगा स्टैक में और ये वाला पोर्शन बैठा होगा आपका हीप में।
लिखा है कि वी कैन यूज इंडेक्सिंग सच एज ARR ऑफ आई। अभी अभी हमने देखा कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन को पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉइंटर नोटेशन को हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे इंटरनली ARR ऑफ आई इज इक्विवेलेंट टू राइट ARR प्लस आई का डीरेफरेंस। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग दैट एरे इंडेक्सिंग वर्क थ्रू पॉइंटर अर्थमेटिक। टू अवॉइड मेमोरी लीक, अगर आप मेमोरी लीक को अवॉइड करना चाहते हो तो आफ्टर द डायनेमिक एरे नो लॉन्गर नीडेड द एलोकेटेड मेमोरी मस्ट बी रिलीज यूजिंग फ्री फंक्शन। यस, बिल्कुल सही बात है कि आपने जो मेमोरी अलॉट करवाई है उस मेमोरी का अब आपको किसी भी तरह की नीड नहीं है, तो फिर आपको क्या करवाना चाहिए, उसको फ्री करवा देना चाहिए। किसको अवॉइड करने के लिए? मेमोरी लीक को अवॉइड करने के लिए। अभी मेमोरी लीक किस तरीके से होता है, देखो आप समझो एक बार बात को। जैसे आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, लेट्स से PTR, और फिर आपने लिखा है PTR असाइन malloc साइज ऑफ इंट। इस तरीके से आपने लिखा तो हुआ क्या होगा, स्टैक वाले एरिया में एक पॉइंटर वेरिएबल बना होगा PTR, मान के चलो कि उसका एड्रेस है 2000, और हीप वाले एरिया में एक 2 बाइट का ब्लॉक बना होगा। साइज ऑफ इंट से क्या आएगा 2, तो यहाँ से 2 बाइट का एक ब्लॉक बना होगा जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ क्या है एड्रेस, और इस एड्रेस को किसको दे दिया आपने, पॉइंटर वेरिएबल को इस एड्रेस को दे दिया है, और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए और फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है PTR असाइन इंट एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ इंट। आपने यहाँ पर क्या किया कि जो पुराने वाला ब्लॉक था इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप नया मेमोरी ब्लॉक आपने क्या करवा लिया, अलॉट करवा लिया। तो एक और मेमोरी ब्लॉक बना होगा यहाँ पर, ठीक है, मान के चलो उसका एड्रेस है 8000, और ये किसको दे दो, PTR को। तो PTR के पास अभी क्या था 6000, अब क्या आ जाएगा 8000, और जैसे 8000 आएगा ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक अब किस कैटेगरी में चला गया, मेमोरी लीक की कैटेगरी में चला गया है। मेमोरी लीक कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि DMA के थ्रू जो ब्लॉक बना है वो तो मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम है, क्योंकि उसका जो स्कोप होता है, ठीक है, वो तो थ्रू आउट दी प्रोग्राम होता है। अगर आपको इस मेमोरी ब्लॉक को, अगर पहले आपकी जरूरत खत्म हो गई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली रिलीज करवाना पड़ेगा, और यही वाला काम आपने यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ समझने वाली बात इतनी सी थी कि कहीं पर भी अगर आपका पॉइंटर किसी दूसरे ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर रहा है या उस पर्टिकुलर ब्लॉक की आपको जरूरत नहीं है, तो उससे पहले आपको क्या करवा देना चाहिए, उसे फ्री करवा देना चाहिए। तो आपने लिखा फ्री PTR, और जैसे आप फ्री PTR करते, इस वाली मेमोरी को क्या करवा दिया जाता, रिलीज करवा दिया जाता, और उसके बाद जो नया ब्लॉक आपने बनाया है वो नया ब्लॉक किसके पास आ जाता, पॉइंटर के पास आ जाता। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है जब भी आप एरे के साथ डील करो तब। और दूसरी बात आपको, कि जैसे आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या करवाओगे, फ्री करवाओगे, तो फ्री करवाने के बाद आपका जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेमोरी रिलीज हो चुकी है, लेकिन आपका पॉइंटर अभी भी क्या कर रहा है, उसी को पॉइंट कर रहा है। तो फिर आपको उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या असाइन करवा देना चाहिए, नल असाइन करवा देना चाहिए। कौन सी सिचुएशन से बचने के लिए, डैंगलिंग पॉइंटर वाली सिचुएशन से बचने के लिए। तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपका पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर ना बने और कहीं पर भी आपकी मेमोरी लीक ना हो। जब मेमोरी की जरूरत नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लिसिटली फ्री फंक्शन के थ्रू उसकी मेमोरी को डी अलॉट करवाओगे, और साथ में इमीडिएटली उस पॉइंटर वेरिएबल को आप क्या असाइन करवा दोगे, नल असाइन करवा दोगे, जिससे ये इन दोनों सिचुएशन से आप बच सको। उसके बाद लिखा है कि इन सम केसेस द साइज ऑफ एरे में नीड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर अलोकेशन। कई बार आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपने जो मेमोरी अलॉट करवाई है, या तो हो सकता है कि उससे ज्यादा मेमोरी की डिमांड आ जाए, या हो सकता है कि उस मेमोरी को कम करने की आपके पास डिमांड आ जाए। तो उस केस में आपको उस मेमोरी को क्या करवाना पड़ेगा, वापस से रीअलोकेशन करवाना पड़ेगा। और रीअलोकेशन करवाने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, रीअलोक फंक्शन का आपको यूज करना है। तो एक बार हम मेलोक और कैलोक के थ्रू मेमोरी को अलोकेशन करवाना सीखते हैं, और उसके बाद हम रीअलोक फंक्शन को देखेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम मेमोरी का क्या करवाएंगे, रीअलोकेशन करवाएंगे। देखो हमने देखा था कि जब भी हम 1D एरे को मेमोरी अलॉट करवाएंगे तो या तो malloc फंक्शन का यूज करेंगे या फिर हम calloc फंक्शन का यूज करेंगे। तो एक बार malloc फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से हम 1D एरे को मेमोरी अलॉट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। क्या होगा आपका, पॉइंटर वेरिएबल होगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी कास्टिंग करनी है, तो आप लिखोगे डेटा टाइप, उसके बाद आपने एस्ट्रिक वाला सिंबल लगाया, फिर आपको लिखना है मेलोक, मेलोक के बाद में आपको लिखना है एन मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, जहां पर एन क्या है, एन इज साइज और कैपेसिटी ऑफ एरे। आगे की बात समझ में, कितने साइज का एरे चाहिए और हर एक मेमोरी ब्लॉक को कितने बाइट मेमोरी चाहिए, वो तो किससे डिसाइड होगा कि आपका एरे का जो टाइप है वो कैसा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उतना ब्लॉक आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कास्ट करोगे उसके टुकड़े हो जाएंगे और उसके बाद उसका जो बेस एड्रेस है वो किसको मिल जाएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल को मिल जाएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। सपोज करो आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है ARR के नाम से, फिर आपने लिखा है ARR असाइन इंट एस्ट्रिक सॉरी, फिर आपने एक वेरिएबल बनाया है इन टाइप का साइज के नाम से, फिर आपने मैसेज दिया printf एंटर एरे कैपेसिटी। एरे की जो कैपेसिटी थी वो आपने यूजर से इनपुट करवाई, इसलिए आपने लिखा स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ साइज। फिर आपने लिखा है ARR असाइन पॉइंटर टू इंट मेलोक साइज मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट। अब देखो यहां पर हुआ क्या होगा, ये आपका मेमोरी वाला रीजन है, यह बात को समझना ध्यान से। ये आपका मेमोरी वाला रीजन है और हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्टैक वाला रीजन और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हीप वाला रीजन। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों है ये लोकल वेरिएबल है। मान लेते हैं कि हम किसी न किसी फंक्शन में ये बने हैं लोकल वेरिएबल है, तो जो लोकल वेरिएबल है वो हमेशा कहाँ जाएंगे, स्टैक में जाएंगे। तो यहाँ पर ARR नाम से एक पॉइंटर बना है, मान के चलो कि उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है 1000 है। फिलहाल इसमें कोई ना कोई गार्बेज एड्रेस रखा हुआ है, मतलब ये इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। फिर एक वेरिएबल बनाया आपने इंट टाइप का, उसका नाम क्या रखा आपने, साइज। मान लो कि उसका एड्रेस है 2000, फिलहाल इसमें कोई गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। फिर कंसोल पे मैसेज आएगा एंटर एरे कैपेसिटी, और जो भी कैपेसिटी आप एंटर करोगे वो किस में चली जाएगी, साइज नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। सपोज करो आपने एंटर किया है 4, क्या एंटर किया आपने, 4 एंटर किया। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है आपने कि मेलोक, मेलोक के बाद में साइज, साइज में क्या रखा हुआ है 4 इंटू साइज ऑफ इंट। इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा 2, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 8। तो मेलोक कितने बाइट का ब्लॉक बनाएगा, 8 बाइट का ब्लॉक बनाएगा हीप में। तो ये हीप वाले एरिया में एक 8 बाइट का ब्लॉक बना। कितने बाइट का ब्लॉक बना है, ये 8 बाइट का ब्लॉक बना। और मान के चलो कि इस 8 बाइट के ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है वो क्या है 7000। तो ये 8 बाइट का ब्लॉक बना, सिंगल ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, जिसमें डिफॉल्ट में क्या रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है। और आपने इसको किस में कास्ट कर दिया, पॉइंटर टू इंट में। और जैसे ही पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया तो एक इंटीजर को कितने बाइट चाहिए, 2 बाइट। आपने कितना करवाया 8 बाइट का, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 7000 बेस एड्रेस है, ये बेस एड्रेस किसको मिल जाएगा, ARR को। तो यहाँ ARR के पास क्या आ गया 7000, और जैसे 7000 आया इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल इस चारों ब्लॉक में क्या रखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर गार्बेज रखा हुआ है। देखो ये पहले 2 बाइट, ये इसके आगे के 2 बाइट, ये फिर आगे के 2 बाइट, और फिर ये आगे के 2 बाइट, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको इसमें
कुछ डेटा रखना है तो ऑफ कोर्स आप डेटा रख सकते हो। आप ARR के थ्रू कहाँ जा सकते हो, इन पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने लिखा ARR प्लस 0 का डी रेफरेंस असाइन 11, फिर आपने लिखा ARR प्लस 1 का डी रेफरेंस असाइन 22, ARR प्लस 2 का डी रेफरेंस असाइन 33 एंड ARR प्लस 3 का डी रेफरेंस असाइन 44। और आप चाहो तो इसकी जगह ऐसा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते थे कि आपने एक लूप लिया फॉर इंट आई असाइन 0, आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस। इसकी जगह आप स्टेटमेंट लिखते स्कैनफ %d एंड ARR प्लस आई। ध्यान रखना यहाँ पर डी रेफरेंस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि डी रेफरेंस कब लगाओगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी से डेटा लाने के लिए। लेकिन स्कैनफ फंक्शन का नेचर क्या है, एड्रेस चाहिए होता है। हाँ, अगर आप चाहो तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इतना तो हमने किया इसका डी रेफरेंस, और फिर उसका क्या चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर इसके आगे आप एड्रेस लगा तो काम कर जाएगा। लेकिन डी रेफरेंस और एड्रेस, सॉरी, डी रेफरेंस और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये दोनों एक दूसरे का स्कोप खत्म कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या आपके पास, यही वाला पोर्शन यहाँ पर बचेगा। तो जब आप लिखोगे ARR प्लस 0, तो आपने लिखा ARR प्लस 0 का डी रेफरेंस, इसका मतलब है कि आप जहां पर हो उससे 0 कदम आपको आगे आगे जाना है। आप जहां पर हो उससे 0 कदम आपको आगे जाना है। मतलब ARR में क्या था, 7000, तो 7000 में कितने कदम आगे जाना है आपको, 0 कदम आगे जाना है। तो 7000 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0, मतलब 7000 का डी रेफरेंस। तो 7000 वाली लोकेशन पे क्या रख दो, 11 रख दो। तो ये रही आपके 7000 वाली लोकेशन, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 11 रख दिया। फिर आपने लिखा है ARR प्लस 1, ARR प्लस 1 का डी रेफरेंस, इसका मतलब होगा कि डी रेफरेंस ऑफ 7000 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो डी रेफरेंस ऑफ 7000 प्लस 2, तो डी रेफरेंस ऑफ 7002। तो 7002 वाली लोकेशन पे आपको क्या रखना है, 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 22, और इसी तरीके से यहाँ पर 33 आ जाएगा, और यहाँ पर 44 आ जाएगा। और ये बात तो हम बहुत पहले ही यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका पॉइंटर नोटेशन है, आप चाहो तो इस पॉइंटर नोटेशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एरे नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट की जगह अगर आप ARR ऑफ 0 असाइन 11 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 असाइन 22, ARR ऑफ 2 असाइन 33, ARR ऑफ 4, सॉरी, ARR ऑफ 3 असाइन 44। और आप चाहो तो इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई। आप ऐसा लिख सकते हो। हमें पता है कि इतना जो पोर्शन है इसका मतलब होता है ARR प्लस आई का डी रेफरेंस, और उसके आगे क्या लगा दिया, एड्रेस ऑफ। तो ये स्टेटमेंट इसी के तो क्या बना, सिमिलर बना, और हमें पता दोनों एक दूसरे का स्कोप खत्म कर देते हैं। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट बन गया है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डेटा इनिशियलाइज भी करवा सकते हो, और जरूरत पड़ने पर आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रेवर्स भी कर सकते हो। तो उम्मीद है मेलो के थ्रू आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब जरूर नहीं कि यहाँ पर आपको डेटा टाइप जो है वो आप इंट ही लिखे, ठीक है। आपको जिस भी टाइप का एरे बनाना है आप उसी टाइप का क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो। जैसे आपने लिखा फ्लोट एस्ट्रिक ARR इंट एंड प्रिंटफ एंटर एरे कैपेसिटी, एंटर एरे कैपेसिटी। फिर आपने लिखा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ एन, और फिर आप फाइनली लिखते हो ARR असाइन पॉइंटर टू फ्लोट मेलॉक, मेलॉक के बाद में आप लिखोगे एन मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ फ्लोट।
ठीक है, तो हुआ क्या होगा, आपका एक यहाँ पर ARR बना होगा स्टैक में, मान के चलो उसका एड्रेस है 6000, एक n वेरिएबल बना आपका स्टैक में, मान के चलो उसका एड्रेस है 8000, मैसेज आया होगा एंटर एरे कैपेसिटी, आपने मान के चलो वैल्यू यहाँ पर दी है 6, उसके बाद आपने लिखा है मैलोक n की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 4 बाइट, कितना हुआ 24, तो ये हीप वाले एरिया में क्या करेगा, एक 24 बाइट का ब्लॉक बनाएगा, इस 24 बाइट के ब्लॉक को पॉइंटेड टू फ्लोट में कास्ट करेगा, जैसे कास्ट करेगा ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान के चलो इसका बेस एड्रेस था 1000 और ये बेस एड्रेस किसको मिल जाएगा, ARR को मिल जाएगा। तो बस इतना ही तो काम है कि डीएमए के थ्रू ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को अब हम हीप वाले एरिया में करवा रहे हैं, पॉइंटर जो हमारा है वो हमेशा कहाँ बैठा होगा, स्टैक वाले एरिया में बैठा होगा। तो आपको मैलोक के थ्रू ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। अब हम इसी काम को करते हैं किसके थ्रू, कैलॉग फंक्शन के थ्रू। हमें पता है कि जो कैलॉग फंक्शन होता है वो 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आपका आर्गुमेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक, और जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है साइज ऑफ ईच ब्लॉक। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंटर वेरिएबल, सबसे पहले यहां पर आप लिखोगे पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल के बाद में आप लिखोगे डेटा टाइप, डेटा टाइप में आपको क्या करना है, इसकी कास्टिंग करना है। उसके बाद कैलॉग, और कैलॉग फंक्शन को 2 आर्गुमेंट चाहिए, सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा वो n, और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो होगा साइज ऑफ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इंट एस्ट्रिक ARR एंड n, फिर आपने लिखा printf एंटर एरे कैपेसिटी। देन scanf %d एंड एड्रेस ऑफ n। उसके बाद आप लिखोगे ARR असाइन पॉइंटेड टू इंट कैलॉग, कितने ब्लॉक चाहिए आपको, n, और हर एक ब्लॉक की साइज कौन कैलकुलेट करके लाके दे देगा आपको, साइज ऑफ ऑपरेटर कैलकुलेट करके लाके दे देगा। तो हुआ क्या होगा, ये जो स्टैक वाला रीजन है, स्टैक वाले रीजन में 2 वेरिएबल बने हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल ARR और दूसरा n वेरिएबल n। मान के चलो इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000। उसके बाद यूजर से इनपुट करवाई आपने n की वैल्यू, और मान के चलो यूजर ने यहाँ पर इनपुट किया है 5। फिर आपने बोला है कैलॉग फंक्शन को कितने आर्गुमेंट, सॉरी कितने ब्लॉक बना दो, 5 ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक का जो साइज होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो हीप वाले एरिया में कैलॉग आपको 5 ब्लॉक बना के दे देगा लगातार में, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 2 बाइट। तो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक और 5वां ब्लॉक। और मान के चलो कि जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस था, वो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस था यहाँ पर 6000, तो आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस 4 6 एंड 8। इसके साथ में कैलॉग के थ्रू जो मेमोरी ब्लॉक बनते हैं उनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाती है, 0, यहाँ पर इनमें डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। तो हर एक ब्लॉक में डेटा क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और ये जो बेस एड्रेस है वो किसको मिल जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल को किसमें असाइन करवाया आपने, ARR में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6000, और इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप वही वाला काम, आप चाहो तो इसमें डेटा इनिशियलाइज करवा सकते हो, आप इसको ट्रेवर्स कर सकते हो। हम एक फुल प्रूफ कोड देख लेते हैं, ठीक है, जहां पर मेलॉक और कैलॉग के थ्रू हम 2 एरे बनाएंगे, और दोनों एरे को सबसे पहले तो हम यूजर से डेटा लेके इनपुट करवा लेंगे, और उसके बाद उनकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे। मैं इतना सा अब उम्मीद करता हूं कि आपको इस वाले पोर्शन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरीके से पॉइंटर नोटेशन को सबस्क्रिप्ट नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन को पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैन फंक्शन लिया हमने यहाँ पर, और मैन फंक्शन में हम 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से
इंट एस्ट्रिक एरे 1 नाम से पॉइंटर बनाया है और एक एरे 2 नाम से पॉइंटर बनाया है। इसके अलावा 2 वेरिएबल हम बना लेते हैं, पहली वाले के साइज के लिए n1 और दूसरे वाले के लिए n2। फिर हमने मैसेज दिया printf, मैं लूप का यूज करूंगा तो लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर i। तो printf एंटर एरे 1 कैपेसिटी, scanf %d एंड एड्रेस ऑफ n1। फिर एक और मैसेज दिया printf एंटर एरे कैपेसिटी, एरे 2 कैपेसिटी, एंड scanf %d एंड एड्रेस ऑफ n2। पहले वाले एरे की कैपेसिटी n1 में आ चुकी है, दूसरे वाले एरे की कैपेसिटी n2 में आ चुकी है। हम क्या करेंगे, n1 जो कैपेसिटी का एरे है वो मैलोक के थ्रू बनाएंगे और n2 कैपेसिटी का जो एरे है वो हम कैलोक के थ्रू बनवाएंगे। पहले वाला जो ब्लॉक आएगा मैलोक के थ्रू, उसका एड्रेस हम एरे 1 नाम के पॉइंटर को देंगे और दूसरा वाला जो कैलोक के थ्रू आएगा उसका एड्रेस हम एरे 2 नाम के पॉइंटर वेरिएबल को देंगे। तो आगे हमने लिखा एरे 1 असाइन, दोनों पॉइंटर टू इंट है तो पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैलोक, और मैलोक को हमने बोला कि कितने ब्लॉक बनाने हैं n1। अब चूंकि यहाँ 2 आर्गुमेंट तो लेता नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करके उसकी कैपेसिटी को बताना पड़ेगा इनटू साइज ऑफ इंट। और सेम हम लिखते हैं एरे 2 के लिए इंट एस्ट्रिक कैलोक, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए जो n2 में है, और उसके बाद साइज ऑफ इंट। मेमोरी बन के तैयार है हमारे पास, मतलब 2 एरे बन गए हैं। अब इनमें दोनों में हम यूजर से क्या करवा लेते हैं, डेटा इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा printf एंटर %d एरे एलिमेंट्स, और %d की जगह हम किसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, n1 की, क्योंकि पहली बार हम डेटा किस में लेंगे, पहले वाली एरे में। तो यहाँ पर मान के चलो कि n1 में वैल्यू 5 आई है तो मैसेज आएगा एंटर 5 एरे एलिमेंट्स। लूप के थ्रू वैल्यू लेंगे तो हमने लिखा 4 i असाइन 0 i लेस देन n1 एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे scanf %d एंड एड्रेस ऑफ एरे 1 ऑफ i। और आप चाहो तो इसकी जगह ये वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, scanf %d एंड एरे 1 प्लस i। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली काम करेगा। उसके बाद दूसरे वाले एरे के लिए हम डेटा ले लेते हैं, तो हमने लिखा printf एंटर %d एरे एलिमेंट्स, कितने, दूसरे वाली के लिए तो n2, अगेन 4 i असाइन 0 i लेस देन n2 एंड i प्लस प्लस, एंड scanf %d एंड एड्रेस ऑफ एरे 2 ऑफ i। आप चाहो तो इसकी जगह भी ये सेम स्टाइल से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। डेटा आ चुका है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैसेज दिया printf एरे 1 एलिमेंट्स बैकस्लैश एन, हमने लिखा 4 i असाइन 0 i लेस देन n1 i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिखते हैं printf %d, 2 एलिमेंट के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए इसके लिए बैकस्लैश t, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे एरे 1 ऑफ। ठीक है, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट की जगह आप ऐसा वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इस printf की जगह आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, printf %d
बैकस्लैश टी एंड डी रेफरेंस ऑफ एरे 1 प्लस आई। ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो ये जो पहले वाला जो ब्लॉक है उसको डी रेफरेंस करके उसमें आई की वैल्यू को ऐड करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और सेम तरीके से हम दूसरे वाले एरे के लिए लिख लेते हैं, तो प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, मैसेज दिया एरे एलिमेंट्स बैकस्लैश एन और आई असाइन 0, आई लेस देन एन टू आई प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश टी एंड एरे 2 ऑफ आई। सेम इस स्टाइल में आप इसको भी लिख सकते हो, गेट ची एच एंड प्रोग्राम। एंड उम्मीद करता हूं आपको ये बात भली बात ही पता होगी कि जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और जितने भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है उनका जो डिफॉल्ट स्कोप होता है वो सिंगल लाइन होता है। मतलब इस फोर के नीचे सिर्फ एक लाइन जो होगी वो इसका स्कोप होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी तरह का कर्ली ब्रेसेस लगा के ब्लॉक नहीं बनाया है। सेम ये वाला जो स्कैनएफ है वो इस फोर के लिए काम करेगा, ये वाला जो स्कैनएफ है वो इस वाले फोर के लिए काम करेगा, यहाँ पर जो प्रिंटएफ है वो इस फोर के लिए काम करेगा और यहाँ पर जो प्रिंटएफ है वो इस फोर के लिए काम करेगा। ड्राई रन हमने इसको पहले करके देख लिया था, ठीक है, जब हमने एलोकेशन वाला देखा था। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें दिक्कत जा रही है। आपने अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। अगली क्लास में हम एक बार रियलॉग फंक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से एक बार हमने मेमोरी अलॉट करवा ली, फिर हमारी डिमांड बदल गई, हो सकता है कि हमें और एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत हो या हो सकता है कि हमें कम मेमोरी की जरूरत हो, तो उसी जो पहले अलोकेशन हमने करवाया उसी को हम वापस से क्या करवाएंगे, रीअलोकेशन करवाएंगे। धन्यवाद।